ओके सो पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट हिंडर्ड रोटेशन है, इफ देयर इज अ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट सी बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यदि होगा तो हिंडर्ड रोटेशन होगा। एंड इफ देयर इज मोर देन वन ग्रुप्स ऑन आइदर कार्बन होंगे, अगर यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा है, यहाँ सी लगा है, यहाँ डी है, तो इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ए के रिस्पेक्ट में डी की एक प्लेस हो सकती है और ए के रिस्पेक्ट में सी की ये हो सकती है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे अपने आप? ये मॉलिक्यूल अपने आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? सर हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, अपने आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंटर कन्वर्ट होने के लिए इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को रोटेट होना पड़ेगा एंड दैट विल ब्रेक दिस पाई बॉन्ड। और चूंकि ये एक दूसरे में अपने आप इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, means these two compounds will be two different compounds having same molecular formula, so they are geometrical isomers। तो इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। एल्काइंस में हिंडर्ड रोटेशन तो रहता है, लेकिन कार्बन पर दो ग्रुप नहीं लगे होते हैं कि इस ए के रिस्पेक्ट में इस बी की कुछ डिफरेंट पोजीशन हो सके। तो एल्काइंस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्कीन्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो रहते हैं, चूंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं, जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहते हैं। रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, they are based on structure of the molecule। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर बेस्ड रूल्स हैं, और चूंकि ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड रूल्स हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स के चूंकि स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, इसलिए स्टीरियो आइसोमर्स के आईयूपीएसी नाम सेम होंगे बिकॉज दे हैव सेम स्ट्रक्चर। और आपने जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स बना रखे हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑन द पेरेंट कार्बन चेन, ये स्ट्रक्चर बेस्ड रूल्स है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं उनके आईयूपीएसी नेम अलग होंगे, लेकिन जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं उनके आईयूपीएसी नेम सेम हो जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चूंकि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं हैविंग सेम स्ट्रक्चर। श्रेया कुछ डाउट है? नो सर, गलती से हैंड रेज था, सॉरी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, तो इनके आईयूपीएसी नेम भी सेम रहेंगे। जैसे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इन दोनों का आईयूपीएसी नेम 1,2 डाइक्लोरोइथीन होगा। तो आपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताने वाला नाम बता दिया 1,2 डाइक्लोरोइथीन, लेकिन उसका 3 डायमेंशनल स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो बताने वाला नॉमेनक्लेचर भी आपको यहाँ साथ में देना पड़ेगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए आपको उनका कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेटिंग नॉमेनक्लेचर भी देना पड़ता है along with their कॉन्फ़िगरेशन। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम में क्या किया जाता है? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे निकले होते हैं उसको सिस कह देते हैं।
और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के ट्रांसवर्स पोजीशन पर रहते हैं उसको ट्रांस कह देते हैं। तो दिस इज सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अगर हम किसी को कहते हैं कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो वो सही स्ट्रक्चर बना पाएगा क्या? तब जबकि 1,2 डाइक्लोरोइथीन वाले दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक ये और एक ये। और अगर आपने किसी को कहा राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो वो आधे लोग ये वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, कुछ लोग ये स्ट्रक्चर बना देंगे। तो केवल 1,2 डाइक्लोरोइथीन बोलने से मॉलिक्यूल का कंप्लीट आइडेंटिटी फिक्स हो रही है क्या? केवल 1,2 डाइक्लोरोइथीन बोलने से मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी फिक्स हो रही है क्या? नो सर। नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमने कहा कि ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, नाउ एवरीबॉडी विल राइट दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज वो 1,2 डाइक्लोरोइथीन बनाएगा प्लस Cl को ट्रांस पे रखेगा, H को ट्रांस पे रखेगा। तो इसलिए सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के दो कॉन्फ़िगरेशंस को बताने के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेटिंग नोमेनक्लेचर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेटिंग नोमेनक्लेचर है। ये ग्रुप्स के अरेंजमेंट को बताता है, ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताता है। तो ये कंप्लीट एक नाम हो जाता है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ये एक कंप्लीट नाम है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। मगर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम की लिमिटेशन क्या हो सकती है? सर वो सिर्फ एक ही ग्रुप के सर बारे में। एल्काइल में वो मतलब नहीं हो पाएगा। इस कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे हैं वो इस कार्बन से रिपीट होने चाहिए। मतलब मान लीजिए आपके पास में ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें हम बता सकते हैं क्या कि ये सिस है कि ट्रांस है? नो सर। बता सकते हैं। अभी ये CH3 को देख ले तो ये सिस है, और ये ट्रांस है उसका। मतलब इस कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे हैं या तो वो दोनों ही इधर रिपीट हो जाए, या कम से कम इधर जो एक ग्रुप है वो इधर एक ग्रुप तो कॉमन रहे। बट ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक भी ग्रुप रिपीट नहीं होता है, अब ये सिस है कि ट्रांस है इसको बताना पॉसिबल नहीं है। ये सिस है या ट्रांस है, क्योंकि हम दोनों ग्रुप के सेम होने पर सिस कहते हैं, सेम साइड पर सेम ग्रुप होने पर सिस कहते हैं। यहाँ तो इधर के जो दो ग्रुप है इधर के ग्रुप बिल्कुल ही अलग है। तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम हैज द लिमिटेशन कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बन इज कॉमन। दोनों तरफ के कार्बन में कम से कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। ये दोनों कार्बन पर एक भी ग्रुप अगर कॉमन नहीं है तो फिर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम बताया नहीं जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल सिस है या ट्रांस है ये नहीं बताया जा सकता है, और इसका एक आइसोमर होगा। अब इनमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है ये बताना पॉसिबल नहीं है। तब फिर इसके लिए एक दूसरा बेहतर नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया जाता है, EZ नोमेनक्लेचर सिस्टम। एक दूसरा बेहतर नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड EZ नोमेनक्लेचर सिस्टम। EZ नोमेनक्लेचर सिस्टम में क्या करते हैं? बाय यूजिंग CIP रूल्स, there are some set of rules called CIP rules। CIP रूल्स को यूज करके इन दोनों एटम्स को, इन दोनों ग्रुप्स को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन करते हैं। इन दोनों में से 1 और 2, 1 मतलब हायर प्रायोरिटी, 2 मतलब सेकंड प्रायोरिटी या लोअर प्रायोरिटी। तो इन दोनों को प्रायोरिटी असाइन करते हैं, इन दोनों को भी प्रायोरिटी नंबर असाइन करते हैं। प्रायोरिटी नंबर असाइन करने में क्या करते हैं? द हायर प्रायोरिटी इज गिवन फॉर विच द एटॉमिक नंबर of the atom directly attached is higher,
प्रायोरिटी असाइन करने के लिए जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम होता है उसमें से जिसका एटॉमिक नंबर हायर रहता है उसको हायर प्रायोरिटी देते हैं। तो इस कार्बन से एक H और एक लगा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? एक हाइड्रोजन और एक Cl लगा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? सेल को जाएगी। क्लोरीन क्लोरीन। Cl। इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, 17 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर ब्रोमीन लगा है, यहां पर क्या लगा है? कार्बन। CH3 नहीं देखेंगे, कार्बन देखेंगे, बिकॉज डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज द कार्बन और एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, ब्रोमीन का होता है 35। तो ब्रोमीन और कार्बन में जब प्रायोरिटी किसको जाएगी? ब्रोमीन ब्रोमीन। ब्रोमीन को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी। ना हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर सेम प्रायोरिटी ट्रांस कंडीशन में है कि सिस कंडीशन में है। अब हम ग्रुप को भूल जाते हैं, अब उनके प्रायोरिटी नंबर को देखते हैं। तो चूंकि प्रायोरिटी नंबर इधर 1 2 आएगा और इधर भी 1 2 आएगा, सेम नंबर आएंगे, तो हम उन 1 2 को, 1 1 को और 2 2 को देखेंगे कि 1 1 या 2 2 सिस कंडीशन में है या ट्रांस कंडीशन में है। तो यहाँ 1 1 और 2 2 सिस कंडीशन में है कि ट्रांस कंडीशन? ट्रांस ट्रांस कंडीशन है। 1 1 ट्रांस कंडीशन में है और यहाँ पर 1 1 सिस कंडीशन में है। तो जब 1 1 सिस कंडीशन में होता है तब उसको Z कहते हैं और जब 1 1 ट्रांस कंडीशन में होता है तब उसको E कहते हैं। सिस ट्रांस EZ ऐसा क्रॉस कर लेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज E। इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन? Z। ये E कॉन्फ़िगरेशन है, ये Z कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1 क्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपीन है, ये 1 क्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपीन है। 1 क्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपीन, 1 क्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपीन, पर इसका प्रॉपर नाम क्या हो जाएगा? E1 क्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपीन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? Z1 क्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपीन। किसी को कोई डाउट है? तो कार्बन पर जब लगे दोनों ग्रुप इधर कॉमन नहीं होते हैं तो EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज करते हैं और EZ नॉमेनक्लेचर करने के लिए डायरेक्टली अटैच्ड एटम को देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हायर प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। फिर इन प्रायोरिटीज को देखते हैं, अगर ये प्रायोरिटीज ट्रांस कंडीशन में रहती हैं तब उस मॉलिक्यूल को E कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यदि ये सिस कंडीशन पे होती हैं तब उसको Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। तो CIP रूल्स, ये मॉलिक्यूल E है या Z है? ये वाला मॉलिक्यूल E है या Z है? Z। सर जेड है। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है या डायरेक्टली अटैच्ड एटम नाइट्रोजन है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी है। या डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑक्सीजन है या डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और ये ट्रांस कंडीशन पे आई मतलब ये E कॉन्फ़िगरेशन है। क्या डाउट था इसमें? आप उस ग्रुप के बल्कीनेस को मत देखो कि ये बड़ा ग्रुप था, डायरेक्टली अटैच्ड एटम इसका ऑक्सीजन था, इसका डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन था। The atomic number of the directly attached atom is higher। उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है। अगर यहां पर आयोडीन लगा देते तो ये E होता कि Z होता? अगर यहां पर आयोडीन लगा देते तो ये E हो जाता कि Z होता? ई। अभी भी E ही रहता, ई क्योंकि यहाँ पर पहली प्रायोरिटी अभी भी इस O को मिलती, भले ये बहुत हायर एटॉमिक नंबर वाला है लेकिन इससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम तो कार्बन ही है तो इसकी सेकंड प्रायोरिटी रहनी है।
और अभी भी ये ई ही रहता। लेकिन मान लीजिए आपके पास में एक एल्कीन है और उस एल्कीन में डायरेक्टली अटैच्ड एटम अब यहां पर ये पहला एटम कार्बन है, इसका इसका भी एटम कार्बन है, डायरेक्टली अटैच दोनों एटम एक जैसे हो गए, इसके दोनों एटम एक जैसे हो गए तो क्या करें? अगर पहला डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है तो उसका अगला एटम देखते हैं, यदि वो अगला एटम भी सेम है तो उसका अगला एटम देखते हैं। ऐसा अगला एटम तब तक देखते हैं जब तक आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिल जाता है। जहां पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा वहां पर जिसका हायर एटॉमिक नंबर है उसको देख लेंगे। यहाँ पहला एटम कार्बन है, यहाँ पर एटम कार्बन है, इस एटम का अगला एटम कौन है? यहाँ पर पहला एटम कार्बन है, यहाँ पर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है, इस कार्बन का अगला एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगला एटम कौन है? कार्बन। ऐसे तो हाइड्रोजन भी है, लेकिन तीन में से हम हायर वाले को देखेंगे और वो ये वाला कार्बन है। मतलब यहाँ पर पहले एटम पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, लेकिन उसके अगले एटम पे कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर इसकी हायर प्रायोरिटी रहेगी, इसकी लोअर प्रायोरिटी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर पहला एटम कार्बन है, तो बताइए कि ये ई है कि जेड है? सर ई है। जेड है। जेड है। इसका पहला एटम कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और फिर ये कार्बन लगा है, इस पर ये 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और ये नाइट्रोजन लगा है। कार्बन है, कार्बन है, इसका अगला कार्बन है, ये ऑक्सीजन थोड़ी ना है, इसका अगला नाइट्रोजन है, इसकी पहली प्रायोरिटी है, और हेंस ये जेड है क्योंकि ये सिस कंडीशन में है। बेहतर रहेगा इन ग्रुप्स को ऐसा ओपन करके लिख लेंगे तो बेहतर होता है। तो इजेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम में सबसे पहले डायरेक्टली अटैच्ड एटम को देखते हैं, यदि वो कॉमन रहता है तो फिर उसके अगले वाले एटम को देखते हैं, यदि वो भी कॉमन रहता है तो फिर और अगले वाले एटम को देखते हैं। इन सम केसेस अब यहां पर ये वाला क्लोरीन है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, इधर तो चीजें इजी है। अब इसके इधर वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जब तो बताइए ई होगा कि जेड होगा? सर ई। फर्स्ट प्रायोरिटी CHO को मिलेगी या CH2OH को मिलेगी? सर CHO। फर्स्ट प्रायोरिटी CHO को क्यों मिलेगी? सर क्योंकि O के साथ डबल बॉन्ड है। तो उससे क्या होता है? सर प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी टेबल, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल नहीं देखनी है, ये CIP रूल क्यों बता रहा हूँ अदरवाइज। तो यहाँ लिखा क्या कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल जो नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। कहाँ लिखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर CH2OH और CHO में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर CHO को। सर CH2OH। CHO को क्यों मिलेगी? सर क्योंकि
क्योंकि CHO में O जो है वो बॉन्डेड नहीं है उसके पास, और उसने डबल बॉन्ड C के साथ बना के रखा है। तो डबल बॉन्ड C के साथ बनाने से क्या होता है? सर वो बॉन्ड मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे मन से न मत अंदाजे लगाओ, क्योंकि क्या मैंने ऐसा बताया कि जहां बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं? बिकॉज आपको बॉन्ड एनर्जी पता नहीं है उनकी। तो अभी तक जो मैंने 2 पॉइंट बताए उस हिसाब से CH2OH को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ कंपेयर करें, पहला आइटम यहाँ कार्बन है, पहला आइटम कार्बन है, इसका अगला ऑक्सीजन है, इसका अगला आइटम ऑक्सीजन है, इसका अगला आइटम हाइड्रोजन है, इसका अगला आइटम हाइड्रोजन है, इसका अगला आइटम एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इसके पास बचा ही नहीं। मतलब इसके पास कार्बन था, इसके पास भी कार्बन था, इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास भी ऑक्सीजन था, इसके पास हाइड्रोजन था, इसके पास भी हाइड्रोजन था, इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था, इसके पास बचा नहीं। चूंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था तो वी कैन से दैट कि इसको पहली प्रायोरिटी दे दे। लेकिन ये गलत है, ये दोनों एटम कार्बन है, तो हमने इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंसीडर की? इससे 3 ग्रुप ये अटैच है और एक ये 4, जबकि इससे 2 ग्रुप अटैच माने और एक ये। इस कार्बन की 3 वैलेंसी ही कंसीडर की और इस कार्बन की हमने 4 वैलेंसी कंसीडर की, जबकि दोनों कार्बन थे। तो ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, चूंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये अकेला ऑक्सीजन इसकी 2 वैलेंसी कंज्यूम कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि ये कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम से अटैच है। हम ऐसा मान लेंगे, ऐसा सच में नहीं होगा। वो है तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बट इट इज इक्विवेलेंट टू 2 CO बॉन्ड्स। वो 2 CO बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट है। मतलब द एटम अटैच्ड विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लिकेटेड। ऐसा एटम जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहता है उसको डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट कर लेते हैं। तो हमने वो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप से ऑक्सीजन अटैच था उसको डुप्लीकेट करके 2 O मान लिया। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पहला आइटम कार्बन है, यहाँ पहला आइटम कार्बन है, यहाँ आइटम ऑक्सीजन है, यहाँ अगला आइटम ऑक्सीजन है, यहाँ अगला आइटम हाइड्रोजन है, यहाँ अगला आइटम ऑक्सीजन है। इसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। और फिर ये ट्रांसपोजिशन पर दोनों प्रायोरिटी आ गई है तो ये ई होगा। तो उसके लिए आपको ये तीसरे रूल की जरूरत पड़नी थी। ये वाला ई है कि जेड है? ये एल्कीन ई है या जेड है? सर E। यहाँ पर ब्रोमीन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, OH को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। साइनाइड और NH2 ग्रुप में से पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर NH2। साइन साइनाइड। साइनाइड को पहली साइनाइड प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो? यहाँ पर इसको C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको 3 नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट मान तो सकते हो, लेकिन जरूरत ही क्या है? पहला आइटम कार्बन है, पहला आइटम नाइट्रोजन है, यहीं पर डिसीजन हो गया। आपको इसको ट्रिप्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और ये ई है, मतलब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप को डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट करेंगे, लेकिन कब? जब जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये भी तो देखें कि जरूरत पड़ भी रही कि नहीं उसकी। हाँ, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो अब यहां जरूरत पड़ती।
यहाँ पर पहला एटम कार्बन है या पहला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम नाइट्रोजन है, इसका अगला एटम नाइट्रोजन है, इसका अगला एटम एक हाइड्रोजन है, इसका अगला एटम एक और नाइट्रोजन माना जाएगा। अब ये ट्रिप्लीकेट होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको ट्रिप्लीकेट कर लेंगे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका अगला नाइट्रोजन, इसका अगले पास नाइट्रोजन है, इसका अगला हाइड्रोजन है, इसके पास एक नाइट्रोजन है। पहली प्रायोरिटी इसकी जाएगी। अब कोई डाउट है इसमें किसी को? तो सीआईपी रूल्स प्रॉपर यूज करेंगे, क्योंकि यदि इसमें अपन ने गड़बड़ की तो नाम गलत आएगा, उल्टा नाम आ जाएगा। ई है तो जेड आ जाएगा, जेड है तो ई आ जाएगा। तो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ई जेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ये वाला ई है या जेड है, या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा? ये OH है, पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ये CH3 है, ये CD3 है वो हाइड्रोजन ही, मगर उसका ड्यूट्रियम आइसोटोप। तो ये CH3 ग्रुप है, ये भी एक तरह से CH3 ग्रुप है, मगर ये प्रोटियम वाला CH3 है, ये ड्यूट्रियम वाला CH3 है। तो इनको सेम ग्रुप मानेंगे कि डिफरेंट मानेंगे? सर डिफरेंट। क्योंकि इनको हम डिफरेंट मानेंगे तो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहली प्रायोरिटी किसको दें? अब पहला एटम कार्बन है, इसका पहला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, इसका भी अगला एटम ड्यूट्रियम है, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो चूंकि आप एटॉमिक नंबर से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक मासेस मस्ट बी कंसीडर्ड। फॉर आइसोटोप्स एटॉमिक मासेस आर कंसीडर्ड। ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, इसलिए उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और ये Z है। कोई डाउट है इसमें किसी को? ये वाला मॉलिक्यूल E होगा कि Z होगा? ब्रोमीन की पहली प्रायोरिटी है, H की दूसरी प्रायोरिटी है, तो यहां तो प्रायोरिटी फिक्स हो गई। इन दोनों में से पहली प्रायोरिटी किसकी रहेगी? तो ये आइसोमर E है कि Z है? सर ई। ये आइसोमर E है, मतलब आप कह रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी इसकी है। किसी को कोई डाउट इसमें? मगर ये आइसोमर Z होगा, ये प्रायोरिटी आपने गलत बताई है। इसमें पहली प्रायोरिटी इसकी होगी, इसकी नहीं होगी। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, बताइए कि ये Z कैसे होगा, पहली प्रायोरिटी इसकी क्यों है?
EZ नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से आपको करना पड़ता है। इसमें ये वाला जो रूल है, ये वाला काम आ रहा है और इसके कारण ये ऐसी प्रायोरिटी रख रहा है। अब इस वाले मॉलिक्यूल में यदि हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो इसमें कंपैरिजन काफी आगे तक जाएगा। इस वाले मॉलिक्यूल में काफी आगे तक कंपैरिजन जाएगा और ये ग्रुप इतना बल्कियर दिख रहा है कि हमको लगता है कि ये पहली प्रायोरिटी होगी, पर ग्रुप का बल्कीनेस से कोई मतलब नहीं रहता है। हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। इसका पहला एटम कार्बन है, इसका पहला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम कार्बन है, फिर इसका अगला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम फिर एक कार्बन है। क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये ट्रिप्लिकेट हो जाएगा। मतलब मैं इस CH ग्रुप को ट्रिप्लिकेट करके पहले तो ऐसा लिख लूं। अब फिर से कंपैरिजन स्टार्ट करता हूं। यहां पर पहला एटम कार्बन है, यहां पहला एटम कार्बन है, फिर उसका अगला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम कार्बन है, फिर इसका अगला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम कार्बन है, फिर इसका अगला एटम कार्बन है, इसका अगला एटम कार्बन है, फिर इसके अगले का अगला एटम हाइड्रोजन है, इसके अगले का अगला एटम हाइड्रोजन है, इसके अगले का अगला एटम हाइड्रोजन है, इसके अगले का अगला एटम भी हाइड्रोजन है, फिर इसके अगले का अगला एटम हाइड्रोजन है, फिर इसके अगले का अगला एटम भी हाइड्रोजन है, फिर इसके अगले का अगला एटम हाइड्रोजन है। इसके पास बचा ही नहीं, ये सब हमने यूज कर लिए, इसके पास बचा ही नहीं कोई कार्बन, कोई एटम। जबकि इसके पास अभी ये 3 और ये 3 एक्स्ट्रा 6 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो बताइए पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? इसी ग्रुप की आनी चाहिए, टर्शियरी ब्यूटाइल की, कि इसकी होनी चाहिए? सर टर्शियरी टर्शियरी ब्यूटाइल। क्योंकि उसके पास अभी कितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचे हैं? 6 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचे हैं। यहां तक समझ में आया? मगर फिर भी पहली प्रायोरिटी इसकी क्यों है? चलिए मैं फिर से बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं पहले इसको ऐसा कर देता हूं। अब बताइए ऐसा क्यों किया? इस कार्बन को 2 C लगा दिए, इस कार्बन पे 2 C लगा दिए, इस कार्बन पे 2 C लगा दिए। ऐसा क्यों किया? सर वैलेंसी पूरी करना। सर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है उसको फुलफिल करने के लिए। और कुछ सही और कुछ प्रॉपर? सर जब हमने सर CH3 को ट्रिप्लिकेट किया तो सर उसके साथ पूरा स्ट्रक्चर ट्रिप्लिकेट हुआ। और थोड़ा अच्छे से बोल सकते थे इसको। इस बात को आपने और थोड़ा ठीक तरीके से बोल सकते थे। ये जो ग्रुप था, आप इसको यूं बोल सकते थे कि इस कार्बन के लिए ये कार्बन कितने माने जाएंगे? सर 3। तो इस कार्बन के लिए ये कार्बन कितने होंगे? सर 3। वो भी 3 होंगे, क्योंकि इससे ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इससे ये भी तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है ना। इसके लिए ये 3 है, इसके लिए ये वाला 3 के इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए ये वाला कार्बन भी 3 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जब मैं इस ग्रुप को ओपन करके ट्रिप्लिकेट करता हूं तो इस कार्बन के लिए ये वाला जो कार्बन है, एक तो ये खुद है, 2 और होंगे, फिर इसके पास भी इसके रिफ्लेक्शन 2 और होंगे, फिर इसके पास इसके रिफ्लेक्शन 2 और होंगे। अब कंपेयर करेंगे हम, तो अब कंपेयर करेंगे तो ये कार्बन है, इसके पास कार्बन है, फिर इसके पास अगला कार्बन है, फिर इसके पास अगला कार्बन है, फिर इसके पास अगला कार्बन है, 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 इसके पास अगले का अगला हाइड्रोजन है, इसके अगले का अगला कार्बन है। तो बहुत सारे कार्बन है इसके पास। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ए और बी अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ए के लिए बी 3 हो जाता है, तो बी के लिए ए भी 3 हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा रिवर्स भी करना पड़ जाता है
EZ नॉमेनक्लेचर में। तो बाय यूजिंग CIP रूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर किए जा सकते हैं। इफ सिमिलर ग्रुप्स अपीयर्स, cis trans nomenclature system can be used, but if groups are dissimilar, EZ nomenclature systems are used. सर सर आप एक बार C डबल बॉन्ड O के साथ कैसा होगा वो एक बार और बता सकते हैं? जब तुम्हें ये समझ में आ गया तो C डबल बॉन्ड O वाला तो बड़ा ही सिंपल था। सर मेरा मतलब था कि अगर यहाँ CC डबल बॉन्ड होता तो ये कैसे टूटता? क्या? सर अगर यहाँ CC डबल बॉन्ड होता तो सर हम ऐसे कैसे डुप्लीकेट करते? अब ये पहला एटम कार्बन है, पहला एटम कार्बन है, उसका अगला कार्बन है तो उसका अगला एक कार्बन है। तो ये जो दो CH2 है इनको मैं पहले तो ऐसे कर देता, पर इसके लिए इस कार्बन का भी एक रिफ्लेक्शन और आता। ये कार्बन ऐसे दो कार्बन से जुड़ा था तो एक तो ये है ना, एक और एक्स्ट्रा लगाना पड़ता, एक ये है, एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ता। तो cis trans nomenclature system and EZ nomenclature system. नेक्स्ट वन इज, ये E का मतलब होता है एंट गेगर, मतलब अपोजिट साइड पे होना, और Z का मतलब होता है जूसामैन, सेम साइड पर होना। एंट गेगर एंड जूसामैन। सिन एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें C डबल बॉन्ड N OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ये ऑक्सीम कहलाते हैं। C डबल बॉन्ड N OH, these compounds are called ऑक्सीम। अब चूंकि कार्बन नाइट्रोजन ट्रिप डबल बॉन्ड है तो कार्बन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन घूम नहीं सकता, मतलब यहां पर फ्री रोटेशन है या हिंडर्ड रोटेशन है? हिंडर्ड। रोटेशन Hindered. कंप्लीटली हिंडर्ड है। अच्छा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये अपने प्लेन में दो ग्रुप, एक इधर रखेगा और एक इधर रखेगा, और चूंकि रोटेशन हिंडर्ड है। अच्छा, नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो भी दो ग्रुप रखेगा, एक रखेगा तो एक ही ग्रुप OH, लेकिन दूसरा ग्रुप मान लेते हैं लोन पेयर को। तो इस नाइट्रोजन के पास भी दो ग्रुप है और यहां पर हिंडर्ड रोटेशन है। तो ये मॉलिक्यूल एक होगा और एक इसका आइसोमर होगा जिसमें CH3 के अपोजिट लोन पेयर है, एक में C2H5 के अपोजिट लोन पेयर हो जाए, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। Hence these two are isomers of each other, ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अब ऑक्सीम्स के लिए सिन एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया जाता है। एक ऑक्सीम है, वो सिन ऑक्सीम है कि एंटी ऑक्सीम है? ऑक्सीम्स के लिए सिन एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया जाता है। इन दोनों ग्रुप को CIP रूल्स को यूज करके प्रायोरिटी दे दीजिए, तो इसकी पहली प्रायोरिटी होनी है, इसकी दूसरी। अब यहां पर दो ग्रुप नहीं है कंपेयर करने को, क्योंकि ये लोन पेयर है, ग्रुप तो है नहीं। ग्रुप होता तो हम एटॉमिक नंबर कंपेयर कर लेते। कन्वेंशन ये है कि लोन पेयर को हमेशा पहली प्रायोरिटी दे दीजिए, कन्वेंशन है, फिक्स कर दिया इसको। अब सेम प्रायोरिटी सेम साइड पर आई है, तो ये सिस कंडीशन में आई है कि ट्रांस कंडीशन में आई है? Yes.
सिस इस कंडीशन में आई है तो इसको कहेंगे सिन ऑक्सीम। अगर सेम प्रायोरिटी ट्रांस कंडीशन में आती तो उसको कहते हैं एंटी ऑक्सीम। मतलब एक क्रॉस ऐसा भी अगर लगा देंगे तो सेम प्रायोरिटी अगर सिस कंडीशन पे है मतलब जेड कंडीशन पे है तो वो सिन ऑक्सीम होगी। इन केस ऑफ ऑक्सीम इन कार्बन के दोनों ग्रुप को प्रायोरिटी दे देंगे। इधर दोनों ग्रुप को प्रायोरिटी देने में फिक्स है कि लोन पेयर को पहली प्रायोरिटी देंगे, OH लगा है वो दूसरी प्रायोरिटी रहेगी, वो फिक्स है। तो हमने देखा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होने से क्या होता है, और यदि वो रोटेशन हिंडर्ड हो जाए तो क्या होता है। तो दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? When two or more than two molecules have same molecular formula but they differ in their optical properties, वो अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में डिफर करते हो। When two or more than two molecules have same molecular formula, same structural formula, but they differ in their optical properties. ऑप्टिकल आइसोमर जो रहते हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, एक मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लेट अस सी अ कांसेप्ट कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है। यदि किसी सोर्स से लाइट निकलती है तो लाइट जिस लाइन पे प्रोपोगेट करती है, सपोज लाइट इस लाइन पे प्रोपोगेट कर रही है, आपकी तरफ आ रही है सपोज, तो लाइट जिस लाइन पे प्रोपोगेट करती है, इस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। मींस अगर लाइट इस लाइन पे प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में रहेंगी, इस प्लेन में भी रहेंगी, इस प्लेन में भी रहेंगी। इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने प्लेन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन पे। एक तो ये, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। तो सपोज लाइट इस डायरेक्शन पे प्रोपोगेट कर रही है और इस प्लेन में एक वाइब्रेशन हो रहा है, एक वाइब्रेशन इस प्लेन में हो रहा है, एक वाइब्रेशन इस प्लेन में हो रहा है, एक वाइब्रेशन इस प्लेन में। ऐसे वाइब्रेशन सारे प्लेन्स में होते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं इन द इनफाइनाइट प्लेन्स, ऑल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन। दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। किसी सोर्स से जब लाइट इमिट हो रही है तो ये एक लाइट सोर्स है, इससे लाइट इमिट हो रही है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंसेस जिनसे लाइट जब पास होती है तो वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ऐसी रहती है, ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं जिनसे लाइट जब पास होती है तो वो एक प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को छोड़कर बाकी सारे प्लेन के वाइब्रेशंस को रोक देते हैं। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोलराइड्स। कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिनरल होता है कैल्साइट,
इसके क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जब इससे पास होती है तो ये एक प्लेन में वाइब्रेशंस को छोड़कर बाकी सारे प्लेन्स के वाइब्रेशंस को कट ऑफ कर देता है, रोक देता है। तो दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट व्हेन पास्ड थ्रू दिस प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल्स कॉल्ड निकोल। तो लाइट जब इस निकोल प्रिज्म से या पोलराइड क्रिस्टल से पास होती है तो इसके वाइब्रेशन केवल एक प्लेन में कन्फाइंड रह जाते हैं, बाकी प्लेन के वाइब्रेशंस रुक जाते हैं। दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो आपकी तरफ लाइट आ रही थी, उसमें वाइब्रेशन इस प्लेन में भी हो रहे थे, इस प्लेन में भी हो रहे थे, इस प्लेन में भी हो रहे थे। कैल्साइट क्रिस्टल से पास हुई, अब केवल इस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहे हैं। लाइट इस प्लेन में बस वाइब्रेशन रख रही, इस प्लेन के वाइब्रेशन नहीं है, इस प्लेन में नहीं है। मींस द लाइट विच इज हैविंग वाइब्रेशंस कन्फाइंड टू ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसी को कोई डाउट है इसमें? नाउ अब मान लीजिए ये लाइट एक सॉल्यूशन से पास होती है। सपोज ये लाइट एक सॉल्यूशन से पास होती है। अब ये सॉल्यूशन से जब लाइट पास होती है तो ये सॉल्यूशन दो प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए लाइट इस सॉल्यूशन से पास हुई और सॉल्यूशन से पास होने के बाद जो लाइट बाहर आई उसमें वाइब्रेशंस जिस प्लेन में पहले हो रहे थे, सॉल्यूशन से पास होने के बाद भी वाइब्रेशंस उसी प्लेन में हो रहे हैं। एक तो ये है। दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि लाइट के वाइब्रेशन जिस प्लेन में हो रहे थे उस सॉल्यूशन से लाइट पास हुई तो वाइब्रेशन जिस प्लेन में पहले हो रहे थे उस प्लेन में ना होकर किसी और प्लेन में चले गए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस ने क्या किया, लाइट के वाइब्रेशन के प्लेन को रोटेट कर दिया। जिस प्लेन में पहले वाइब्रेशन हो रहे थे अब उसके अलावा किसी और प्लेन में वाइब्रेशन होने लगे। वाइब्रेशन तो अभी भी एक ही प्लेन में हो रहे हैं, लेकिन पहले जिस प्लेन में हो रहे थे वो प्लेन रोटेट होके किसी और जगह चला गया। मतलब सॉल्यूशंस कैन ऑफ टू टाइप्स। एक वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन के प्लेन को रोटेट नहीं करते, ऐसे सॉल्यूशन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन के प्लेन को रोटेट नहीं करते, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो प्लेन पोलर लाइट के वाइब्रेशन के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक तो वो सब्सटेंस जिनका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन को लाइट के रास्ते में रखेंगे, प्लेन पोलर लाइट के रास्ते में, और लाइट रोटेट नहीं होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरा ऐसे सब्सटेंस है जिनका सॉल्यूशन के लाइट पास होगी और वाइब्रेशन का प्लेन रोटेट हो जाएगा, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, यदि मान लीजिए लाइट आपकी तरफ आ रही थी, इस प्लेन में वाइब्रेशन थे, बाकी वाइब्रेशन कट ऑफ आपने कर दिए। अब सॉल्यूशन से पास हुई, ये सॉल्यूशन है, इससे पास हुई। जब लाइट सॉल्यूशन से पास हुई और वाइब्रेशन का प्लेन
वही रहा तो ये सब्सटेंस क्या, ये सॉल्यूशन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन था जिससे लाइट पास हुई और वो वाइब्रेशन का प्लेन रोटेट हो गया, तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन होंगे वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो व्यूअर की साइड से देखने पर, एक तो वो जिसमें व्यूअर की साइड से देखने पर प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता। मींस जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वेदर वो प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द व्यूअर्स साइड। तो जो प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं दे आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी। तो सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव तो पीपीएल को रोटेट ही नहीं करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव दो प्रकार के होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी which rotates the PPL in clockwise direction, levo rotatory which rotates the PPL in anti-clockwise direction. If a substance is dextrorotatory, it is indicated by small d. If a substance is levorotatory, it is indicated by small l, or it is indicated by plus sign. Levorotation is indicated by minus sign. Dextrorotation is indicated by plus sign. Levorotation is indicated by minus sign. तो सपोज व्यूअर इस तरफ से देख रहा है यहां से, तो व्यूअर के तरफ से वो प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, दो ऑप्शन हो सकती है। तो न केवल ये इंपॉर्टेंस रखता है कि एक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बल्कि ये बात भी इंपॉर्टेंस रखती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है कि वो लीवोरोटेटरी है। बल्कि ये बात भी इंपॉर्टेंस रखती है कि यदि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो उसने ओरिजिनल प्लेन के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है, द एंगल ऑफ रोटेशन। एक सब्सटेंस डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो वो 30 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है, 40 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है। मींस द क्वांटिटी ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो यदि एक सब्सटेंस डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और 30 डिग्री है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लस 30 डिग्री। प्लस बोल तो डेक्स्ट्रो हो गया, या प्लस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, या माइनस 30 डिग्री मतलब वो लीवोरोटेटरी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन विल बी मेजर्ड इन डिग्रीज। डेक्स्ट्रो रोटेशन है तो प्लस से बताएंगे, लिबो रोटेशन है तो माइनस से बताएंगे। और यहां भी प्लस और माइनस साइन कन्वेंशन है, इसलिए एक सब्सटेंस माइनस 40 डिग्री है और एक माइनस 70 डिग्री है, तो ज्यादा रोटेशन किसका है? -70 वाले का। माइनस 70 वाले का रोटेशन पावर ज्यादा है, क्योंकि माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बता रहा है। प्लेन पोलराइज लाइट ही क्यों यूज करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट क्यों नहीं यूज करते हैं? सर क्योंकि उसमें तो हर डायरेक्शन में है, तो हम कोई सेंस नहीं ला पाएंगे एक्सपेरिमेंट के बाद। प्लेन पोलराइज लाइट में सारे प्लेन में वाइब्रेशन है। मान लीजिए एक सब्सटेंस ने लाइट को रोटेट किया भी और उसका ये वाला प्लेन 30 डिग्री यहां चला गया,
तो इसका जो पहले 30 डिग्री इधर था वो यहां आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि प्लेन रोटेट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई लाइट को पहले पोलराइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो है कि लिवो है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, लाइट के जो वाइब्रेशन के प्लेन है, लाइट हमको दिखाई देती है लेकिन लाइट के वाइब्रेशन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम देख नहीं सकते। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक सॉल्यूशन से लाइट पास हुई है तो उसने लाइट के प्लेन को रोटेट किया है कि नहीं किया है? बिकॉज वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हाउ टू मेजर दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कैसे करें? सर कंपास। कंपास से क्या करेगा? कंपास से कुछ दिखता है क्या? कंपास से केवल डायरेक्शन पता लगती है, और डायरेक्शन भी कौन सी? ज्योमेट्रिकल जो अर्थ की डायरेक्शन है वो दिखती है। कंपास से आप सर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो लाइट भी तो रोटेट करेगी। सर एक्सरे या कुछ यूज कर सकते हैं। एक्सरे से क्या हो जाएगा? अरे आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते तो आप ये भी नहीं देख सकते कि वो घूम रही है कि नहीं घूम रही है। एनीवे, अगर हमको ये देखना है कि एक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो पहले तो लाइट के रास्ते में से ये सॉल्यूशन हटा दो। और यहां पर एक और प्रिज्म लगा दो, यहां पर एक और प्रिज्म लगा लो, सेम यही वाला। और पहले यहां पर सॉल्यूशन मत रखो, क्योंकि आपने कोई सॉल्यूशन यहां नहीं रखा है, और सेम वैसा ही एक प्रिज्म यहां भी लगा दिया। तो अच्छा, ये वाला जो प्रिज्म है, हम इसको इसके इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इसको टू एंड फ्रो ऐसे रोटेट किया जा सकता है। ये वाला प्रिज्म फिक्स है, ये वाला जो प्रिज्म है इसको हम ऐसे या ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए अरेंजमेंट रहता है कि आप स्क्रू को घुमाएंगे, ये प्रिज्म धीरे धीरे टिल्ट होगा ऐसे, और इसको एडजस्ट करके ऐसा कर दो कि तुम्हें यह लाइट चमकती हुई दिखाई दे। अगर तुम्हें यहां लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है, व्हाट डज इट मीन? इस प्रिज्म से पास होने पर इसका मतलब है कि इस प्रिज्म ने जिस प्लेन को छोड़ा था, बाकी को रोक लिया था, वो प्लेन इससे भी पास हो रहा और अब आपके तक पहुंच रहा है, तो आपको लाइट दिखाई देगी। मतलब ये दोनों प्रिज्म प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। जिस प्लेन के वाइब्रेशंस को ये जाने देता है, उसी प्लेन के वाइब्रेशंस को ये भी जाने देता है, और लाइट आप तक पहुंच रही है। आप यहां से देख रहे हैं, पहले इन दोनों प्रिज्म को अलाइन कर लिया। अब लाइट के रास्ते में सॉल्यूशन रख दो। जैसे ही आपने सॉल्यूशन रखा, लेकिन यहां लाइट कट ऑफ नहीं हुई। आपने सॉल्यूशन रखा लेकिन लाइट कट ऑफ नहीं हुई, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि वो इस प्लेन को रोटेट ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये प्लेन को रोटेट करके किसी और ओरिएंटेशन पे ला देगा और उसको ये रोक देगा। सपोज आपका ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव था और इसने प्लेन को रोटेट कर दिया और प्लेन यहां आ गया, लेकिन ये तो उसको जाने ही नहीं देगा, तो ये वाले प्लेन के वाइब्रेशन आप तक पहुंचेंगे ही नहीं और लाइट कट ऑफ हो जाएगी। तो फॉर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस यहां लाइट कट ऑफ हो जाएगी, फॉर द ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस यहां लाइट दिखती रहेगी। तो ये भी एक निकोल प्रिज्म है, सेम वही वाला, मगर इन दोनों के काम अलग अलग है। इस वाले प्रिज्म का काम क्या है? लाइट को पोलराइज करना,
जबकि इस वाले प्रिज्म का काम क्या है, इस सॉल्यूशन ने लाइट को रोटेट किया है या नहीं किया है, इस बात को एनालाइज करना। दैट्स व्हाई दिस प्रिज्म इन द apparatus इज कॉल्ड पोलराइजर। ये वाला प्रिज्म पोलराइजर कहलाता है, जबकि ये वाला जो प्रिज्म है ये एनालाइजर प्रिज्म कहलाता है। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो बाय दिस डिस्कशन अब हम ये पता कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर हमको ये पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है कि लीवोरोटेटरी है, और हमें ये भी पता करना है कि वो कितने डिग्री से डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या कितने डिग्री से लीवोरोटेटरी है। तो हमने क्या किया, यहां से देख रहे थे लाइट कट ऑफ हो गई, मतलब इस प्लेन में वाइब्रेशन नहीं है। अब हम इस प्रिज्म को रोटेट करते हैं, और रोटेट करते 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 जैसे ही लाइट दिखी इसको रोक देंगे रोटेट करना, और इसका डायरेक्शन और एंगल मेजर कर लेंगे कि इसको कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ा। मान लीजिए इस प्रिज्म को आपने रोटेट किया और तब जाकर वो इस प्लेन के वाइब्रेशंस को जाने दिया और अब तक लाइट आ गई, तो ओरिजिनल पोजीशन से ये कितने डिग्री रोटेट किया गया वो यहाँ स्केल बनी रहेगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री से रोटेट करने पर लाइट आ गई। तो ये एनालाइजर प्रिज्म को रोटेट करेंगे और पता कर लेंगे कि कितने डिग्री का रोटेशन के कारण लाइट बाहर आ जाती है। CaCO3 तो मार्बल होता है ना? फिर अपने को क्या करना उससे मार्बल होता है तो? सर वो तो ओपेक होता है मगर। अब ऐसे तो तुम कार्बन को बोलते हो, कार्बन ब्लैक होता है तो वो भी ओपेक होता, तो डायमंड फिर कैसे बन जाता है? मतलब इन सब चीजों पे क्यों ध्यान लगाना अपने को इस बात पे ध्यान थोड़ी लगाना है कि ये मार्बल होता है, ये ओपेक होता है, तो ये कैसे बन जाता होगा, या हमें प्रॉपर्टी इसकी नहीं देखना, हमें इस सॉल्यूशन से काम है, हमें इसका एनालिसिस करना है। एनीवे, तो ये एनालाइजर प्रिज्म को जब हम घुमाएंगे और सपोज एनालाइजर प्रिज्म को 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर ला गई बाहर, मतलब ये सॉल्यूशन क्या था? +30 डेक्स्ट्रोरोटेटरी। 30 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, मतलब ये सॉल्यूशन 30 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। मतलब ओरिजिनल प्लेन के रिस्पेक्ट में इसने लाइट के प्लेन को 30 डिग्री डेक्स्ट्रो घुमा रखा था। तो आपका जो एनालाइजर प्रिज्म था वो इस ओरिएंटेशन पे था, जब आपने उसको घुमा के ऐसा किया तो ये लाइट जो इसके पैरेलल थी वो बाहर आ गई। मगर एक और प्रॉब्लम है, सपोज आपने इस एनालाइजर प्रिज्म को 30 डिग्री डेक्स्ट्रो घुमाया और लाइट बाहर आ गई, तो आपने सोचा कि वो सब्सटेंस +30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री डेक्स्ट्रो है। अगर आप ये एनालाइजर प्रिज्म को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते और इस एनालाइजर प्रिज्म को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते 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 150 पे ले आते, इधर से घुमा के 30 पे आया, 50, 70, 80, 150 पे ले आते, तो वो उसी ओरिएंटेशन पे जाता, जो इधर से 30 होता वो इधर से 150 था। मतलब जो सब्सटेंस आपको लग रहा है कि वो 30 डिग्री डेक्स्ट्रो है, वो हो सकता है लीवो हो कितने एंगल से? 150 से लीवो हो। नहीं समझे मेरी बात? अगर एक सब्सटेंस 30 डिग्री डेक्स्ट्रो दिख रहा है क्योंकि आपने एनालाइजर प्रिज्म को 30 डिग्री डेक्स्ट्रो घुमा रखा था, आप अगर एनालाइजर प्रिज्म को 150 लीवो घुमाते तो भी वो लाइट बाहर आ जाती।
तो जो सब्सटेंस 30 डिग्री डेक्स्ट्रो होता है वो 150 लीवो भी हो सकता है, ये एक एम्बिग्यूटी रहेगी। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्सटेंस था, लाइट उससे पास हुई और उसने लाइट को डेक्स्ट्रो या लीवो 180 डिग्री घुमा दिया, मतलब उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है 180 डिग्री का, डेक्स्ट्रो या लीवो 180 का है। वो इस एक्सपेरिमेंट में कैसा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव समझ में आएगा वो, क्योंकि आपको ये प्रिज्म को घुमाना ही नहीं पड़ेगा। उसने लाइट के प्लेन को पूरा घुमा के 180 कर दिया, तो वो उसी प्लेन में आ गई लाइट वापस। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट हम ये भी नहीं अब तो हम ये भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि वो वाकई में ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने सॉल्यूशन रखा और लाइट कट ऑफ नहीं हुई, पहले तो हम कह रहे थे कि वो लाइट कट ऑफ नहीं हुई मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लाइट के प्लेन को रोटेट ही नहीं कर रहा है। पर ये भी तो हो सकता है कि वो रोटेट कर रहा हो, बल्कि 180 से कर रहा हो। तो अब हम यहाँ पर क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऑप्टिकली वाकई में इनएक्टिव है या एक्टिव है, और एक्टिव भी है तो +30 कहीं -150 तो नहीं है। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम एक काम करते हैं, लाइट जब एक सॉल्यूशन में से पास होती है तो वो कितना रोटेट होगी, उसका प्लेन कितना रोटेट होगा, लाइट जब एक सॉल्यूशन में से पास होगी तो उसका प्लेन कितना रोटेट होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, सैंपल रखने की इस ट्यूब की लेंथ पर और इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर। यदि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो लाइट सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा पार्टिकल से टकराएगी और ज्यादा घूमेगी। यदि इस ट्यूब की लेंथ ज्यादा हुई तो लाइट इस सॉल्यूशन में ज्यादा पाथ ट्रेवल करेगी और ज्यादा घूमेगी। मतलब ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा ये फिक्स रहता है एक सब्सटेंस के लिए, या अलग अलग हो सकता है एक ही सब्सटेंस के लिए। अलग 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 हो अलग सकता है हो एक ही सकता है एक ही substance के लिए। सब्सटेंस के लिए। ये एंगल ऑफ रोटेशन एक ही सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकता है या एक सब्सटेंस के लिए फिक्स रहता है? सर अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है। आपने ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन बनाया, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रखा है उस पर डिपेंड कर जाएगा ये तो एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं रहता है, ये अलग अलग हो सकता है। इस बात पे भी डिपेंड कर जाएगा कि आपने सैंपल रखने के लिए ट्यूब नैरोअर ली है कि ज्यादा ब्रॉड ली है, एल पे डिपेंड करेगा। ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा फिक्स नहीं रहता है किसी सब्सटेंस के लिए, बट द एंगल ऑफ रोटेशन per unit concentration per unit length of the tube at a particular temperature for a particular wavelength of light used, ये फिक्स रहता है। एंड दिस थीटा ये एंगल ऑफ रोटेशन, इसको कहते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्योंकि हमने इसको क्या किया है, एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है, ये वेवलेंथ क्या यूज किया उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या यूज किया उस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है उस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या ली है उस पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ये सब्सटेंस के जो पार्टिकल होंगे वो किस शेप और किस साइज के हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो इन चारों पे डिपेंड, पांचों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, वेवलेंथ फिक्स कर दी, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द ट्यूब पे चीजें बता दी, तो अब ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ और कंसंट्रेशन और लेंथ।
अरे कहाँ से डिपेंड करेगा? पर यूनिट किसी भी नहीं। कॉन्सेंट्रेशन, पर यूनिट लेंथ, सर बस नेचर पर। नेचर बस उस नेचर सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो हर सब्सटेंस का अपना एक फिक्स स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है। एक सब्सटेंस का एंगल ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स टर्म है। एंगल ऑफ रोटेशन बदल सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पे एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। इससे ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पर एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पर एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट ज्यादा पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी, ज्यादा घूमेगी। ठीक है, तो हम क्या करें? अगर हमें इस सॉल्यूशन के बारे में पता करना है कि वो एक्चुअल में डेक्स्ट्रोरोटेटरी है कि लीवोरोटेटरी है, या वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है या नहीं है, यदि ये पता करना है तो हम क्या करें? एक सॉल्यूशन बनाकर एक्सपेरिमेंट ना करें, एक ही सब्सटेंस के एक से ज्यादा सॉल्यूशन बना ले, बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन वाले। मतलब हमने एक ही सब्सटेंस के अलग अलग सॉल्यूशन बना लिए, बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन वाले। अब पहले इसको रखा, फिर इसको रखा, फिर इसको रख के एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसको रख के एक्सपेरिमेंट किया। हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के, और हमने देखा कि वो जो एनालाइजर प्रिज्म था उसका जो रोटेशन था, पहले वो +30 C1 कॉन्सेंट्रेशन के लिए +30 घुमाना पड़ा था, फिर अगला हायर कॉन्सेंट्रेशन रखा तो वो +25 की तरफ चला गया, फिर वो +15 की तरफ आ गया, फिर वो +10 की तरफ आ गया। मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये +20 +30 +25 +15 +10 ऐसा हो रहा था। तो ये सब्सटेंस डेक्स्ट्रोरोटरी था कि लीवोरोटरी था? लीवो। ये लीवोरोटरी था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ता है। और हम तो यहाँ क्या देख रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर वो जो +30 वाला प्लेन था वो +25 पे चला गया। मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो घट गया, लेकिन वो जो +30 वाला प्लेन जो -150 पे होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे वो -155 हो गया। मतलब किस डायरेक्शन में एंगल बढ़ रहा है, वो डायरेक्शन आपको बता देगी कि वो सब्सटेंस डेक्स्ट्रोरोटरी है कि लीवोरोटरी है। तो बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन यहां रखे जाएंगे, और एनालाइजर प्रिज्म को रोटेट करके देखेंगे कि उसको किस डायरेक्शन में रोटेट ज्यादा करना पड़ रहा है। जो डेक्स्ट्रोरोटरी सब्सटेंस होता, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर वो +30 +40 +50 ऐसा जाता। और अगर C1 C2 C3 C4 चारों ही कॉन्सेंट्रेशन पर लाइट यहां पर आपको चारों समय ही दिख रही है, इसको रोटेट ही नहीं करना पड़ रहा है, तो ये क्या है? इनएक्टिव। 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 क्योंकि अगर वो 180 डिग्री वाला रोटेशन रखने वाला सब्सटेंस होता तो इनमें से किसी एक कॉन्सेंट्रेशन पे होता, बाकी कॉन्सेंट्रेशन पे तो वो इधर या इधर कर देता लाइट को, रुक जाती लाइट यहां पे। तो एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कौन होगा? जो अपने किसी एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे लाइट को रोटेट नहीं कर रहा हो, या सारे कॉन्सेंट्रेशंस पे लाइट को रोटेट नहीं कर रहा हो। सारे कॉन्सेंट्रेशन पे। वो अपने सारे कॉन्सेंट्रेशंस पे लाइट को रोटेट नहीं करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो इस तरह से हम किसी सब्सटेंस की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं, उसका एंगल ऑफ रोटेशन मेजर कर सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब से उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा।
एंड किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन एक फिक्स वैल्यू होती है जो उसके केवल नेचर पे डिपेंड करती है। कोई भी दो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का एंगल ऑफ रोटेशन सेम नहीं होता है। एवरी सब्सटेंस हैज अ यूनिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो बोर्ड पे मैंने बना रखा है, इस पूरे सिस्टम को एक पतली मेटालिक सिलेंड्रिकल ट्यूब में बंद कर देते हैं। दिस कंप्लीट मेटालिक ट्यूब, एक लंबी मेटालिक ट्यूब रहती है जिसमें यहां पर एक लाइट सोर्स है, फिर अंदर एक निकोल प्रिज्म है जो कि पोलराइज करता है लाइट को, फिर इधर सैंपल रखने के लिए जगह होती है, फिर एक एनालाइजर प्रिज्म होता है और फिर एक आईपीस होता है। और यहां से देखते हैं तो दिस कंप्लीट apparatus is called polarimeter। ये कंप्लीट apparatus polarimeter apparatus कहलाता है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेक्स्ट्रोरोटरी है कि लीवरोटरी है, और यदि वो डेक्स्ट्रोरोटरी है तो वो कितने डिग्री का रोटेशन दे रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन पता हो और लेंथ ऑफ द ट्यूब पता हो तो फिर हम उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? जो अच्छी क्वालिटी के सन ग्लासेस होते हैं उनमें जो ग्लास होता है वो पोलराइड होता है। तो आपको चेक करना है कि आपके पास दो सन ग्लासेस हैं और मार्केट में आपको मिल रहे हैं और वो दुकान वाला बोल रहा है कि ये पोलराइड है, ओरिजिनल पोलराइड है। तो कैसे चेक करें कि वो वाकई में पोलराइड है कि नहीं है? सर उसको रोटेट करेंगे तो कलर चेंज होना चाहिए। कलर नहीं, मतलब एक लाइट सोर्स में एक सनग्लास को ऐसा रखेंगे और दूसरे को सीधा रखेंगे तो लाइट दिखेगी, और दूसरे वाले को आपने ऐसा आड़ा कर दिया परपेंडिकुलर तो लाइट कट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब वो दोनों ग्लास पोलराइड है। अगर ये वाला पोलराइड है तो इसने लाइट को केवल एक प्लेन में जाने दिया होगा, और ये वाला भी पोलराइड है और ऐसा रखा है तो आने देगा लाइट को, लेकिन ऐसा कर दिया तो रुक जाएगी लाइट, परपेंडिकुलर कर दिया तो। लेकिन ये वाला सपोज डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल पोलराइड नहीं है, इसने लाइट को पोलराइज कर दिया, आपने इसको रखा ऐसा तो भी लाइट को आने देगा, और ये तो पोलराइड है ही नहीं तो ऐसा कर दिया तो भी लाइट को आने देगा। मतलब वो ये वाला दूसरे को आप इस वाले की तरह यूज कर रहे हो, पहले वाले को आप इस तरह के यूज कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सब्सटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। हाँ सर, हमने सनग्लासेस के केस में कोई पोलराइजर तो लगाया नहीं था, सारी रेज होंगी, ऑर्डिनरी लाइट होगी, तो सर हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक बेंड कर रही है, सारी बेंड कर रही होंगी। अरे मैंने तुमको दो सनग्लासेस का बोला था ना, लाइट सोर्स था और एक सनग्लास ऐसा रखा तो ये पोलराइड है ये वाला, और दूसरा सनग्लास लिया उसको ऐसा रखा तो ये एनालाइजर है। दो लिए तो हमने। सर मगर सनग्लास तो सोल्यूशन की तरह काम करेगा ना, ये कैल्साइट की तरह थोड़ी काम करेगा। अरे यार वो सॉल्यूशन क्या लिक्विड है क्या? सनग्लास लिक्विड होता है क्या? सॉल्यूशन की तरह काम करेगा मतलब? तो क्रिस्टल पोलराइड क्रिस्टल्स का बना होता है, अकेला कैल्साइट क्रिस्टल ही पोलराइड थोड़ी होते हैं। काफी सारे मटेरियल हैं जो पोलराइड का काम करते हैं, लाइट को पोलराइज कर देते हैं। खैर वो सनग्लास वाला एग्जांपल छोड़ो, वो आपके जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उसकी।
वो तो ऐसे ही मैंने बता दिया। तो ये वाला आपको समझ में आना चाहिए। तो सब्सटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब एक सॉल्यूशन में होती है तो उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल दो काम कर सकते हैं, या तो वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट ना करें, और या फिर वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन के प्लेन को रोटेट कर दें। नाउ टू क्वेश्चंस अराइजेस। ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने के बाद दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। व्हाई अ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव? एक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई अ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? एक सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। व्हाट मेक्स अ सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव? सेकेंडली, व्हाट मेक्स अ सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव? कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है और कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं है कि सारे सब्सटेंस ही ऑप्टिकली एक्टिव होते या सारे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते? तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं।